हेलो एवरीवन। जो आज का टॉपिक है ईरान और यूएस, मुझे लगता है पिछले 20 दिनों में हर जगह पे यही चल रहा है, टीवी में, सोशल मीडिया पे, और मुझे लगता है हर कोई कुछ ना कुछ तो इस टॉपिक के बारे में बोल ही देगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी लेवल एग्जाम, आप खुद सोचिए, अगर कोई आपसे पूछता है 10 रीजंस बताओ क्यों ये वॉर चल रहा है, तो आप हो सकता है बहुत सारे लोग आप बता नहीं पाओगे। तो फिर क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल आदमी की नॉलेज में और यूपीएससी की नॉलेज में? सबसे पहले हम समझते हैं कि मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। ये वीडियो बनाने के मेरे 4 मेन पर्पस हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको नोट्स बनाने आने चाहिए, यानी कि पूरी स्टेटमेंट्स भले ही ना हो, पर आपको ओनली कीवर्ड्स लिख के शॉर्ट नोट्स बनाने आने चाहिए। जो-जो नोट्स, जो-जो पॉइंट्स मैं लिखता हूँ, केवल कितने, आप किसी भी टॉपिक को देखिएगा, मिनिमम कीवर्ड्स के साथ मैक्सिमम कन्वे होना चाहिए। जब तक ये आर्ट आपको नहीं आएगी। नंबर 2, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट इधर लिखा है पॉइंट नंबर 3 पे, कोई पॉइंट नंबर 7 पे, कोई पॉइंट नंबर 9 पे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला पॉइंट एक्चुअली कोचिंग वालों ने, या फिर जो चला आ रहा है ना मैगजीन में कहीं पे भी, वो वैसे ही चला आ रहा है। जब तक आप इसको क्लब रिलेटेड पॉइंट के साथ नहीं करोगे, हो सकता है ये पॉइंट नंबर 7 पॉइंट नंबर 4 के साथ कोरिलेटेड है क्रोनोलॉजी में और लॉजिकली। तो ये आपको खुद से करना आना चाहिए। मेरे वीडियोज में आपको 90% हुआ मिलेगा। नंबर 3, आपको रिवाइज और मेमोराइज करना होना चाहिए। रिवाइज के लिए, मेमोराइज के लिए, जब तक ये शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे और अरेंजमेंट अच्छा नहीं होगा। और लास्ट में आपको फास्ट लिखना आना चाहिए। जब तक आप फास्ट नहीं लिखेंगे, तब तक आपकी नॉलेज से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए, आप कुछ भी करते रहिए, सिलेक्शन नहीं होगा। हमें यहाँ पे सिलेक्शन, जो जीता वो सिकंदर, अगर वहीं पे रुक गए हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हम समझते हैं इसी पॉइंट पे कि अगर हम आईआर, कोई भी आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक करते हैं, तो उसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं। जनरली होते बहुत सारे हैं। अगर आप इन 6 पे कर लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या-क्या? अगर आपको याद है, डीईई, टीएसएम, डिफेंस, इकोनॉमी, एनर्जी, और टेक्नोलॉजी, सोशल और मल्टीलैटरल। कोशिश कीजिए कि जो भी रिलेशन आप डील कर रहे हो वो इन 6, देखो इन 6 के अलावा अगर आपको करना है आप कर सकते हो। होगा नहीं, क्योंकि इन 6 में ही आपका क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा। आपका टॉपिक, नोट्स बनाने हैं तब भी इसी तरीके से बनाने हैं। अब अगर हम देखते हैं कि ईरान और यूएस का हमें देखना है, और उसमें सबसे पहले डिफेंस देखना है, फिर हम इकोनॉमी देखेंगे, फिर हम एनर्जी देखेंगे, ओके, फिर हम टेक्नोलॉजी देखेंगे, फिर हम सोशल देखेंगे, और फिर हम मल्टीलैटरल देखेंगे। अब कुछ चीज़ें मैं इसमें आपको एक्सरसाइज भी दूँगा। सबसे पहले हम सोचते हैं कि ईरान और यूएस का डिफेंस में क्या-क्या इश्यू चल रहा है? कोई डील हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है? तो सबसे पहले आपको याद होगा कि ईरान एक्चुअली न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है, या हो रहा है एक्चुअली। अभी न्यूक्लियर भले ही उन्होंने बनाया भी नहीं हो, क्योंकि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट करता है, और इतना ज़्यादा करता है कि वो वेपन ग्रेड का हो जाता है। देखो मेरे नोट्स, इतना भी आप लिख दोगे, यानी कि इस रीज़न से यूएस को लगता है कि हाँ, बाद में ये थ्रेट हो सकता है। नंबर 2, ईरान जो है मिसाइल, जितनी भी मिसाइल अगर आप नाम भी लिखोगे, बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, ओके, अभी सेजल, फतेह, तो अगर आप फतेह का नाम लिख दोगे, अगर आप सेजल का नाम लिख दोगे, जितनी भी चीज़ें आप फैक्चुअल चीज़ें लिख सकते हो, फिलहाल हम मोटा-मोटा समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या-क्या आना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर आपने सुना तो होगा आईआरजीसी, लेकिन ये आईआरजीसी होता क्या है? थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, चलिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपको याद है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ कॉर्प। देखो, ये इस्लामिक जो रिवॉल्यूशन आया था 1979 में, ये एक एक्चुअली पैरेलल आर्मी है। पैरेलल आर्मी है, यानी कि ये नॉर्मल आर्मी के अलावा भी एक पैरेलल आर्मी है, जो कि सुप्रीम लीडर के लिए होती है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करती है। ओके, इसका मेन काम है रेजीम को बचाना भी, बॉर्डर के साथ साथ। ये 3 पॉइंट हो गए, यानी ये भी एक रीज़न है। अब आप सोचिए, ईरान का तो एक तरफ है आईआरजीसी, दूसरी तरफ अगर हम यूएस की बात करें, तो यूएस के बेसिस हैं आसपास की कंट्रीज़ में, ईरान के आसपास। फोर्थ रीज़न है कि अभी क्यों हुआ, अगर यूएस ने प्रीएम्प्टिव अटैक किया। प्रीएम्प्टिव अटैक का क्या मतलब है? कई बार हम इसलिए भी अटैक कर देते हैं कि हमें डर होता है कि अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो सामने वाला अटैक कर देगा। यानी कि यूएस और इज़राइल को ये लग रहा था कि अगर हम नहीं करेंगे तो ईरान कर सकता है, इसलिए इज़राइल ने प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया। ये एक रीज़न, ये सारे डिफेंस की चल रहे हैं। एक है कि ईरान की कुछ प्रॉक्सी होती हैं। प्रॉक्सी, यहाँ जहाँ पे ईरान नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इनडायरेक्टली करता है, ताकि लीगली कुछ हो भी नहीं। यहाँ पे 3H तो आप याद ही रख सकते हैं, हिजबुल्ला, हिजबुल्ला, हाउथी एंड हमास। यानी कि ईरान के कुछ प्रॉक्सी लोग हैं,
जो कि इज़राइल में, यूएस के बेसिस पे इन जगहों पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक डिफेंस का कारण है। नंबर 6, आपने सुना होगा कि यूएस क्या चाहता था? यूएस वांटेड ईरान में रेजीम चेंज। रेजीम चेंज का क्या मतलब है? ये यूएस पे ब्लेम, देखो आपको तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में लिखना है, तो आपको इस तरह से लिखना है कि यूएस, भई कुछ लोग ऐसा ब्लेम करते हैं कि यूएस ये चाहता है कि यूएस का कोई पपेट रूलर हो वहाँ पे। अभी यूएस की बात ना मानने वाला अगर कोई ईरान में है, तो यूएस वहाँ के लोगों से, जनता से भी प्रोटेस्ट करा देती है, किसी भी तरीके से। ये भी एक रीज़न है डिफेंस का। दूसरा, अगर आपने सुना तो होगा शिया सुन्नी। कुछ जगह पे जैसे ईरान में अगर शिया लोग हैं, अगर सऊदी अरबिया में सुन्नी है, तो ये भी एक थोड़ा बहुत रीज़न होता है। और लास्ट एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, कि जो 50 इयर्स की राइवलरी चल रही है, 50 इयर्स की राइवलरी कब से, खासकर कि तब से जब से 1979 में रिवॉल्यूशन आया था, इस्लामिक रिवॉल्यूशन। तब से बार-बार, तब से अभी तक कुछ ना कुछ रीज़न है। अब मुद्दा ये है कि इतने पॉइंट्स में से आपको 2-4 पॉइंट याद रहेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रहेगा कि हाँ, डिफेंस के लिए कुछ याद करना है, डिफेंस के पॉइंट्स लिखने हैं। फिर हमें कुछ इकोनॉमी के पॉइंट लिखने हैं। अब सोचिए ईरान और यूएस का क्या इकोनॉमिक पॉइंट हो सकता है? एक इकोनॉमिक पॉइंट पॉजिटिव या नेगेटिव में हम सोच सकते हैं, तो हम नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव कुछ दिख नहीं रहा है ज़्यादा, तो नेगेटिव ही सोच सकते हैं कि यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान। तो अगर ईरान के ऊपर बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसके ऊपर ट्रेड एम्बार्गो लगाया था, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, कि ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, उनके असेट को फ्रीज कर दिया है। और दूसरा इकोनॉमी का ही हो सकता है, ये एक्चुअली थर्ड एनर्जी में भी जा सकता है, कि यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेड, ऑयल, सब कुछ रुक जाता है अगर ईरान ने इसको कैप्चर कर लिया। आपको जब भी सोचना है, मैं सोचना चाहता हूँ कि आप खुद से सोचें कि यूएस और ईरान में, यूएस क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, क्या पॉजिटिव कर रहा है और क्या नेगेटिव कर रहा है। चारों तरफ की ये एक जनरल आइडिया है। इसके अलावा इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स खुद लिख सकते हैं। एनर्जी, देखो एनर्जी में तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑयल, कि अच्छा यहाँ पे समझना पड़ेगा, चलो ये वाला पॉइंट मैं मल्टीलेटरल में समझा दूंगा, लेकिन ऑयल भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि ईरान के पास भी, ईरान ओपेक का मेंबर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और सऊदी अरेबिया भी, अब एक्चुअली सऊदी अरेबिया तो सुन्नी है, और सऊदी अरेबिया भी ओपेक का मेंबर, और ओपेक का मेंबर ईरान भी है, लेकिन ये आपस में कभी कभी अपोजिट साइड में भी होते हैं। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, सोचिएगा, कोशिश करिएगा कि टेक्नोलॉजी में और सोसाइटी में ईरान और यूएस किस तरीके से पॉजिटिवली या नेगेटिवली कहाँ-कहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है? अब थोड़ा-सा मैं मल्टीलैटरल और समझा देता हूँ। एक तो मल्टीलैटरल में कौन-सी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन है जहाँ पे, अगर मैं ओपेक की बात करूँ और आईईए की बात करूँ, ओपेक में ईरान है, बट यूएस नहीं है। आईईए में यूएस है, बट ईरान नहीं है। मज़े की बात, मुद्दे की बात ये है कि दोनों एनर्जी के लिए हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों ऑर्गेनाइज़ेशन का बहुत ही अपोजिंग रोल है। ओपेक बचाती है प्रोड्यूसर्स को, प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, और आईईए बचाते हैं कंज्यूमर को। तो आपको सुनने में लगेगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, इसका एनर्जी में रोल है। एनर्जी में एक्चुअली इनका प्रोडक्शन होता ही नहीं है। इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके पास खुद के पास एनर्जी बहुत कम होती है। यानी कि ये तो सिर्फ़ एनर्जी को सेव करते हैं। इनके पास एनर्जी होती है। ओके। अब हम अगर देखें यूएस और ईरान, यूएस के साथ डायरेक्ट कौन है? यूएस के साथ इनडायरेक्टली कौन है? फिर न्यूट्रल कौन है? फिर ईरान के साथ डायरेक्ट कौन है और न्यूट्रल कौन, इनडायरेक्टली कौन है? अगर मैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, न्यूट्रल, फिर ईरान के साथ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, न्यूट्रल, ये आपको पता है यूएस के साथ डायरेक्टली इजराइल है। ओके, सोच के बताइएगा ईरान के साथ भी अभी डायरेक्टली कौन है, अभी फिलहाल। अब इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट में यूएस के साथ कौन है? यूएस के साथ अभी तक इनडायरेक्टली तो नेटो, अगर आप, यूरोप, सऊदी अरेबिया, यूएई, एक लिस्ट आपको पूरी खुद से तैयार करके देख सकते हो। ईरान के साथ इनडायरेक्टली कौन है? इनडायरेक्टली चाइना, रशिया, वेनेजुएला। अब
और अब हम बात करते हैं न्यूट्रल की। ज़्यादातर हम न्यूट्रल में अपने आप को तो बोल ही देते हैं कि इंडिया जो है वो न्यूट्रल है, कहते हैं ऐसा हम अपना आंसर में। जब आप किसी भी टॉपिक को समझते हुए इस तरीके से नोट्स बनाएँगे, तब आप इनके बारे में जब डिटेल में जाएँगे, अब आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिल मिल गई है। अब आप खुद से जब सोचना शुरू करेंगे कि भाई यूएस के साथ ये क्यों है डायरेक्ट, ये इनडायरेक्टली क्यों है, ये एक्चुअली दिखा रहे हैं या एक्चुअली साथ में है या नहीं, और कितनी इन्होंने मदद की है डिफेंस में, इकोनॉमी में, कौन है जो अब मना कर रहा है और अब दूसरे वाले खेमे में जाना चाह रहा है। ये जब तक आप लिख के, खुद से लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ना तो याद होगा ना समझ में आएगा। फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, फॉर मेमोराइजिंग ऑल्सो, फॉर नोट्स ऑल्सो, केवल एक ही स्किल है जो सबसे ज़्यादा काम आएगी, दैट इज़ राइटिंग स्किल। तो जब तक खुद से अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे, सोच सोच के पढ़ के, जो भी पढ़ा है ना उसको कहीं ना कहीं छोटे करके लिखो। देखो ये नोट्स के, ये एक्चुअली टॉपिक केवल इतना है जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये आधे पेज से भी कम है, लेकिन हाँ आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन गया होगा कि हमें डिफेंस, इकोनॉमी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में डिस्कस करना है। ये की पॉइंट्स मिल गए। अब हम डिटेल में हम एक एक पॉइंट्स पे इसके बाद में वीडियो बना देंगे, लेकिन आपको नोट्स बनाने की हैबिट होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।